वैदिक सभ्यता जो कि 1500 BC से लेकर 1000 BC तक और फिर 1000 से 600 BC तक। तो 1500 BC तक के 1500 BC से लेकर 1000 BC तक का जो काल है उसको वैदिक काल कहते हैं। इसी की हम बात कर रहे हैं। और वैदिक काल में जो सभ्यता बसाई वो आर्यों के द्वारा बसाई गई, आर्यों के द्वारा। और इस सभ्यता का जो विस्तार था वो अफगानिस्तान, पंजाब से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक था। और इसमें भी सतलुज से यमुना नदी के बीच के क्षेत्र को ब्रह्मवर्त कहा जाता था। ब्रह्मवर्त कहा जाता था। और आगे चल करके ये जो लोग थे ये गंगा यमुना दोआब के बीच में भी बस गए। गंगा यमुना दोआब के बीच में भी बस गए और यहाँ पर इन्होंने जो देश बसाया उसको ब्रह्म ऋषि देश कहा जाता था। ब्रह्म ऋषि देश कहा जाता था। और फिर आगे चल करके ब्रह्म ऋषि देश और हिमालय से नीचे का जितना भी क्षेत्र था इस पूरे क्षेत्र को ऑक्युपाई कर लेंगे। गंगा यमुना दोआब के बीच में जो उन्होंने एक क्षेत्र बसाया उसको कहते हैं ब्रह्म ऋषि देश। और आगे चल करके फिर ये ब्रह्म ऋषि देश और पूरा गंगा यमुना दोआब से ऊपर हिमालय के नीचे का जितना भी क्षेत्र था उसको भी इन्होंने बसाया और वो बना था पूरा हस्तिनापुर। तो इसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। और आज हम वैदिक सभ्यता के सामाजिक जीवन की बात करने वाले हैं। तो जो सोशल सिस्टम था वैदिक सभ्यता का हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे थोड़ी। तो बाकी फिर आगे चलते हैं, आगे चलकर देखते हैं। सामाजिक व्यवस्था। सोशल सिस्टम। अब सबसे पहली बात यह है किसी भी समाज की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो परिवार होती है। और वैदिक काल में जो परिवार थे वो संयुक्त परिवार हुआ करते थे, जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, संयुक्त परिवार हुआ करते थे। और परिवार के जो मुखिया होते थे, जो हेड होते थे वो पिता हुआ करते थे, जिसको हम कहते हैं पैट्रियार्चल। पैट्रियार्चल फैमिली हुआ करती थी। और परिवारों से मिलकर ग्राम बनते थे, गांव। और गांव से मिलकर के बनते थे विश, जिसके लिए इंग्लिश में टर्म यूज करते हैं क्लैन। और विश से मिलकर के फिर बनता था जन। जन। और जन के लिए हम टर्म यूज करते थे कॉमनेस। इंग्लिश में कॉमनेस टर्म जो हम उसके लिए यूज करते हैं तो बनते थे कॉमनेस। अब obvious सी बात है कि जो व्यवस्था है ये मतलब बिल्कुल आज की व्यवस्था की जैसी ही है। और ग्राम के जो मुखिया होते थे उनको ग्रामणी कहा जाता था। विश का जो मुखिया होता था उसे विशपति कहा जाता था। और जन का जो मुखिया होता था उसे राजा कहा जाता था, राजा या गोप कहा जाता था। व्यवस्था बहुत अच्छी थी। और परिवार में
पुत्र की प्राप्ति के लिए, बेटे की प्राप्ति के लिए कई सारे यज्ञ भी किए जाते थे, पूजा पाठ भी किए जाते थे। और जब परिवार में किसी बेटे का जन्म होता था तो मतलब खुशी जाहिर की जाती थी। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि महिलाओं की जो स्थिति थी उस काल में अच्छी नहीं थी। महिलाओं की जो स्थिति थी वो भी बहुत अच्छी थी। तो इसमें हम देखेंगे कि स्त्रियों की दशा को तो पहले चर्चा कर लेते हैं, बाकी आगे चलते हैं। स्त्रियों की दशा की स्थिति, वुमेन स्टेटस उस दौर में कैसा था। अब सबसे पहली बात ये थी कि लड़कियों को भी उतना ही पढ़ाया जाता था जितना लड़कों को पढ़ाया जाता था। और इस बात का जो एविडेंस है वो ये है कि ऋग्वेद में भी कई सारी विदुषी महिलाओं के नाम हैं, जिन्होंने मतलब ऋग्वेद की बहुत सारी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उसके अंदर वो लिखी हुई हैं, जिसमें जैसे लोपामुद्रा, घोषा, अपाला, विश्ववारा जैसी लड़कियों का नाम है। तो पढ़ाई के मामले में या फिर ज्ञान के मामले में लड़का और लड़की में कोई भेदभाव नहीं था। और फिर अगली बात ये थी, विधवा विवाह होते थे। अगर किसी के पति की डेथ हो गई तो मतलब उसका पुनर्विवाह भी करवाया जाता था। लेकिन यहाँ पे एक प्रथा का जिक्र है जिसे हम कहते हैं नियोग प्रथा। नियोग प्रथा, इसका जिक्र भी हमें यहाँ पर मिलता है। और इस नियोग प्रथा में क्या था, पुत्र की प्राप्ति के लिए, पुत्र की प्राप्ति के लिए जो है मतलब ये जो प्रथा है ये अपनाई जाती थी। और अगली चीज है, बाल विवाह नहीं होते थे। और मतलब जब कोई लड़की जो है मतलब उसकी आयु जो है मतलब वो पूर्ण हो जाती थी, या फिर ये कहीं कि जब वो मैच्योर हो जाते थे उस वक्त उनकी शादी जो थी वो करवाई जाती थी। और इसमें अगली चीज एक और है, प्रेम विवाह का जिक्र है। प्रेम विवाह का यहाँ पर मतलब है जैसे स्वयंवर। स्वयंवर का जो कंसेप्ट है वो प्रेम विवाह का ही एक टाइप है। मतलब अगर आपको कोई पसंद है तो आप सबके सामने जो है मतलब पूरे स्वीकार करें। स्वयंवर की जो प्रथा थी मतलब वो भी, उसका जो जिक्र है मतलब हमें वो भी मिलता है। और इसके आगे अगली बात ये है कि अंतर्जातीय विवाह, इंटरकास्ट मैरिज, अंतर्जातीय विवाह, इसका भी जिक्र है। इंटरकास्ट मैरिज भी होती थी और इसके लिए बाकायदा मतलब नाम भी यूज किए गए थे। जैसे एक होता था अनुलोम और एक होता था प्रतिलोम। ठीक है, तो अनुलोम विवाह में मतलब जो लड़का होता था वो उच्च वर्ण का होता था और इसमें जो लड़की होती थी वो उच्च वर्ण की होती थी, उच्च वर्ण की होती थी। और फिर उसमें अगली बात ये भी थी कि जब मतलब लड़की का विवाह होता था तो उसे कई सारी वस्तुएं जो थी वो पिता की तरफ से या फिर उसके परिवार की तरफ से जो था वो दी जाती थी। और जो वस्तु दी जाती थी उस वस्तु को वस्तु कहा जाता था। विवाह के समय लड़की को दी जाने वाली वस्तु उसको कहा जाता था वह तू। तो बहुत सारी चीज़ें जो थी मतलब वो लड़कियों को दी जाती थी जब उनकी शादी होती थी। जब वो मतलब पिता का घर छोड़कर अपने पति के घर जाती थी तो बहुत सारी चीज़ें दी जाती थी। तो बहुत सारे लोगों को ये भी है कि मतलब ये इट्स अ टाइप ऑफ डॉरी सिस्टम, दहेज प्रथा के जैसे ही ये प्रथा है, लेकिन इसका कोई साफ स्पष्ट जो एविडेंस है मतलब हमें मिलता नहीं है। लेकिन हाँ, ऋग्वेद में मतलब इस चीज़ का जिक्र ज़रूर है कि मतलब जब लड़की की शादी होती थी तो उसे मतलब बहुत सारी चीज़ें जो थी मतलब वो भी दी जाती थी और उन चीज़ों को जो है वो बहतू बोला जाता था। और फिर अगली बात ये भी है कि मैंने आपको पीछे एक ये बताई नियोग प्रथा। तो नियोग प्रथा से जो उत्पन्न संतान होती थी
उत्पन्न संतान होती थी उसे क्षेत्रज कहा जाता था, उसे क्षेत्रज कहा जाता था। और बहुत सारी अविवाहित स्त्रियों का भी जिक्र हमें मिलता है, स्त्रियों का जिक्र भी है, जिक्र भी किया गया। लेकिन वो स्त्रियां जो अविवाहित रह जाती थी, जो काफ़ी लंबे समय तक मतलब शादी नहीं करती थी, उन्हें अमाजू कहा जाता था। तो शादी भी कोई मतलब ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं थी कि वो चीज़ें करनी ही हैं, लेकिन ऐसी स्त्रियां मतलब जो बहुत लंबे समय तक मतलब शादी नहीं करती थी तो उन्हें अमाजू कहा जाता था। तो ये भी टर्म है। और फिर पर्दा प्रथा नहीं थी, सती प्रथा नहीं थी, और बाकी हर तरह की जो बराबरी है मतलब वो यहाँ पर जो थी लड़कियों को दी जाती थी। लेकिन हाँ, संपत्ति पर लड़कियों का अधिकार नहीं होता था, संपत्ति पर अधिकार ये भी नहीं होता था। लड़कियों को जो अधिकार जो था संपत्ति पे, पिता की संपत्ति पर लड़कियों को अधिकार जो था वो नहीं दिए जाते थे। तो इस तरह की जो स्थिति थी मतलब कुल मिलाकर हम यहाँ पे एक चीज़ ये कर सकते हैं कि वो अच्छी थी, लेकिन इसमें और भी चीज़ें हैं। लेकिन अब एक बात ये है कि अगर मान लीजिए कि अगर जैसे अगर श्रृंगार की अगर हम बात करें तो लगभग वही श्रृंगार कुल किस लिए इस्तेमाल किए जाते थे जो लगभग आज इस्तेमाल किए जाते हैं। और लड़कियां वो सारे काम करती थी लगभग जो लड़के करते हैं, और उसमें किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं थी कि ये काम लड़के करते हैं, ये काम लड़कियां नहीं कर सकती हैं, इस तरह की कोई पाबंदी नहीं थी। ये भी चीज़ जो है मतलब ऋग्वेद में जो है वो मेंशन है। और अब यहाँ हम अगला जो जिक्र है वो करते हैं वर्ण व्यवस्था का। जो वर्ण व्यवस्था है वो लगभग सिंधु घाटी सभ्यता की जैसी ही थी। वर्ण व्यवस्था वर्ण व्यवस्था में एक विराट पुरुष का जिक्र किया गया है ऋग्वेद में। विराट पुरुष जिसके मतलब बहुत सारे सिर हैं, बहुत सारी टांगे हैं, बहुत सारे हाथ हैं। तो कहते हैं कि जो विराट पुरुष है उस विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण बने, विराट पुरुष की भुजाओं से क्षत्रिय बने, और विराट पुरुष के जंघा से वैश्य बने, और विराट पुरुष के पैर से पांव से शूद्र बने। लेकिन यहाँ ये बात ये है कि ये जो वर्ण व्यवस्था ही ये लगभग हमें वैदिक काल के लास्ट जैसे में मिलती है, जब उत्तर वैदिक काल जो शुरू होता है। लेकिन फिर भी अगर ऋग्वेद की शुरुआत की बात करें तो ऋग्वेद की शुरुआत में 3 वर्णों का ही जिक्र है। ये जो शूद्र वर्ण है ये लगभग उत्तर वैदिक काल में ही मतलब इसका जो जिक्र है वो असल में हुआ है। लेकिन अब एक बात ये है कि ये जो वर्ण व्यवस्था है ये जन्म आधारित न होकर ये भी कर्म आधारित है, कर्म आधारित व्यवस्था है। और इसमें अगर कोई ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ और वो बड़ा होकर के सेना में भर्ती हो जाता है तो उसको क्षत्रिय बोलेंगे, या कोई क्षत्रिय के घर में पैदा हुआ बड़ा होकर के व्यापार करता है तो उसको वैश्य बोलेंगे, कोई वैश्य के घर में पैदा हुआ बड़ा होकर के विद्वान बनता है मतलब लोगों को पढ़ाने लिखाने का काम करता है और सरकारी नीतियों में काम करता है तो उसे जो है वो ब्राह्मण बोलेंगे। तो ऐसा नहीं था कि अगर कोई ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ तो उनका वही मतलब ब्राह्मण कहलाएगा, ऐसा नहीं था। तो ये जो वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था जो थी वो कर्म आधारित थी। और फिर इस व्यवस्था में एक बात एक और है कि यहाँ पर छुआछूत नहीं थी, छुआछूत की जो मतलब परंपरा या व्यवस्था थी मतलब वो ऐसा कुछ नहीं था, वहाँ पर छुआछूत का कोई कंसेप्ट नहीं था। और अगली बात ये है कि इसी वर्ण व्यवस्था में जब हम उत्तर वैदिक काल में पहुंचेंगे तो उत्तर वैदिक काल में जाकर के ये जो व्यवस्था है ये उल्टी हो जाएगी, जो कि यहाँ पर एक कर्म आधारित व्यवस्था है वो व्यवस्था जो है उत्तर वैदिक काल में जो है जन्म आधारित हो जाएगी।
और वहीं से फिर एक चीज़ ये भी होगी कि ये जो वर्ण है, इन्हीं वर्णों के बीच में क्या होगा, गैप जो होगा बढ़ता चला जाएगा। और अगली बात ये भी कि जो आर्य और अनार्य हैं उनके बीच में भी जो संघर्ष है बढ़ते चले जाएंगे। और इससे होगा ये कि जो गैप है हर वर्ण के बीच में बढ़ता चला जाएगा। और आगे चल करके एक ऐसा दौर आएगा, उस दौर में क्या होगा कि जो वर्ण व्यवस्था है वो कर्म आधारित न रह करके जन्म आधारित हो जाएगी। और वहाँ से फिर असल में मतलब जो जाति व्यवस्था है, मतलब जो कि आज भी मतलब एक कलंक है हमारे समाज पे, उस चीज़ की जो शुरुआत है असल में देखने को आपको मिलेगी। और ये था आपका उत्तर वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था। और इसी सामाजिक व्यवस्था में हम बात करते हैं, खान पान की भी बात कर लेते हैं कि इस समाज के जो लोग थे वो क्या खाते थे और खाने पीने में किन चीज़ों को जो है वो महत्व दिया गया था। तो वैदिक सभ्यता में खान पान की बात कर लेते हैं। तो वैदिक सभ्यता के जो लोग थे वो शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे। शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे। लेकिन मांसाहार में भेड़ और बकरी के मांस का जिक्र किया गया है। और गाय को जो है वो अघन्य बोला गया है, या अघन्य मतलब जिसका वध नहीं किया जा सकता। जिसका वध नहीं किया जा सकता, ये चीज़ यहाँ कही गई है। और इसका जो मांस था मतलब वो निषेध था। और अगली बात ये है कि मांस में जैसे मैंने बताया कि भेड़ और बकरी जो है मतलब उसी का मांस जो था मतलब उसी का जिक्र जो है हमें ऋग्वेद में जो है असल में मिलता है। और बाकी फिर एक बात ये है कि जो सूरापान है जिसकी निंदा की गई है, जैसे मतलब एक तरह की शराब जो है सुर जिसे कहते हैं मतलब। और ये क्या आपका सोम रस। तो ऋग्वेद में कई जगह पर मतलब सोम रस का एक जड़ी बूटियों से जो है इसका निर्माण किया जाता था, ये ऐसी बात का उल्लेख किया गया है। लेकिन वो जड़ी बूटी असल में कौन सी है ये आज तक सही से इसकी पहचान नहीं हो पाई। लेकिन ये जो सोम रस है, इस सोम रस की जो है जो सोमपान है उसका जो है तो प्रशंसा की गई है। इसकी जो है प्रशंसा की गई है वेदों में, जो कि वैदिक काल की हम बात कर रहे हैं। तो वैदिक काल के खान पान में ये चीज़ें रहती थी। और इसके अलावा अब अगली बात ये है कि वैदिक काल में हमें एक अनाज का जो है वो जिक्र मिलता है असल में, और वो है जौ, बार्ली। हमें जौ का ही जिक्र मिलता है। और ये जो जौ है, इस जौ को क्या किया जाता था, वो अगर आपको थोड़ा सा ये होगा कि अब भारत में असल में क्या होता था पुराने टाइम पे, जो भी हमारे पास अनाज होते हैं तो अनाज को भूनने के बाद उनको पीसा जाता था। और पीस करके फिर उसका एक आटे जैसी चीज़ बनती थी, उसको बोलते हैं सत्तू। तो जो सत्तू है तो सत्तू का जो जिक्र है तो वो भी यहाँ पे किया गया है। अब इसमें क्या है कि वो जो सत्तू है मतलब उसके लिए जिक्र किया गया है कि वो जो सत्तू है मतलब उसको दूध और दही के साथ जो है मतलब इस्तेमाल किया जाता था या खाया जाता था। दूध दही के साथ में तो सत्तू को जो असल में खाया जाता था, ठीक है। या फिर उसकी मतलब अलग से कोई डिश बनाई जाती थी, मतलब उसका मतलब अलग से जिक्र किया गया है, ठीक है। तो वो भी चीज़ है मतलब यहाँ पर। और लेकिन बड़ी बात यह है कि नमक, चावल और मछली, इनका जो जिक्र है वो वेदों में कहीं पर भी नहीं है। तो ये भी एक ध्यान देने लायक बात है। और अगली बात है कि थोड़ा इनका जो पहनावा है उसकी भी बात कर लेते हैं। वस्त्र, वैदिक काल के जो लोग थे उनके वस्त्रों की भी बात कर लेते हैं। लेकिन अब एक बात यह है कि वैदिक काल में 3 तरह के वस्त्रों का जिक्र मिलता है, 3 तरह के। और सबसे पहले जो वस्त्र होते थे वो वस्त्र होते थे जो शरीर के निचले हिस्से में पहने जाते थे। शरीर के निचले हिस्से के वस्त्र
इनको बोला जाता था नीवी, इनको बोला जाता था नीवी। और वो वस्त्र जो मध्य हिस्से में पहने जाते थे, जैसे कि हम कमीज पहनते हैं, मध्य हिस्से में जो पहने जाते थे उनको बोला जाता था वास। और जो ऊपरी हिस्से में इस्तेमाल किए जाते थे, जैसे कि मतलब शरीर को ढकने के लिए, शरीर को ऊपर से ढकने के लिए, जैसे कि शॉल होता है आपका वो वाला, तो उसको कहा जाता था अधिवास। तो 3 तरह के वस्त्र हुए, नीवी, वास और अधिवास। जो निचले हिस्से को ढकने के लिए कवर किए जाते थे, जो मध्य हिस्से को ढकने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, वो जो फिर पूरे शरीर को ऊपरी हिस्से को ढकने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, उनको अधिवास जो था वो बोला जाता था। तो ये थी आपकी सामाजिक व्यवस्था वैदिक काल की। बाकी जो चीज़ें हैं वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस